आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है रिव्यू। अब इस ऑर्डर में बेसिकली यानी कि ये ऑर्डर डील करता है रिव्यू के सब्जेक्ट से। इसमें बताया गया है रिव्यू की प्रोसीडिंग को, और जो रेलेवेंट सेक्शन है इसी ऑर्डर से डील करता है, रिव्यू के सब्जेक्ट से जो डील करता है वो है सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी 9008। अब इस ऑर्डर के टोटल 9 रूल्स हैं। इनको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है हमें पता हो कि रिव्यू बेसिकली होता क्या है। तो रिव्यू की अगर उर्दू मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है नज़रसानी करना। रिव्यू बेसिकली एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें जिस कोर्ट ने जो कोई डिसीजन दिया होता है ना, वो अपने डिसीजन को ही एग्रीव पार्टी की दरख्वास्त के ऊपर एक दफ़ा नज़रसानी करती है, रिव्यू करती है उस पे, ताकि अगर इसके अंदर कोई अनजस्टिस है, मटीरियल इर्रेगुलरिटी है, जिसकी वजह से अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई डिसीजन मेरिट पे नहीं हुआ और एग्रीव पार्टी ठीक कहती है, ताकि वो तो फिर वो उसको रिव्यू करती है ताकि उस मटीरियल इर्रेगुलरिटी को और इनजस्टिस को ख़त्म कर सके विद द हेल्प ऑफ अ रिव्यू प्रोसेस। तो ये होता है रिव्यू। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि रिव्यू बेसिकली होता क्या है। सो रिव्यू से डील करते हैं सीपीसी की जो प्रोविजन जो रिव्यू से डील करती हैं, रिव्यू से रेलिवेंट है, वो एक तो है सेक्शन 114 और सीपीसी, जिसमें आपको बताया गया है कि रिव्यू बेसिकली है क्या। लेकिन रिव्यू की प्रोसीडिंग में क्या प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है वो उसमें नहीं बताया गया, क्योंकि वो एक सब्सटेंटिव प्रोविज़न थी। प्रोसीजर जो है वो आपको ऑर्डर 47 में मिलेगा। वो उसमें बताया गया है रिव्यू से रिलेटेड प्रोसीजर। सो टोटल 9 रूल्स हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं बताया हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो रूल 1 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। सब रूल 1, एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड। अगर कोई पार्टी, कोई पर्सन अपने आप को एग्रीव्ड समझती है, वो समझती है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर कोई पार्टी अपने आप को एग्रीव्ड समझती है, कब? क्लाउज़ ए, बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम व्हिच एन अपील इज़ अलाउड बट फॉर व्हिच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। ठीक है, किसी ऐसे डिक्री और ऑर्डर की वजूहात की बिना पर अपने आप को एग्रीव्ड समझ रही है, जिसके अगेंस्ट अपील तो अलाउ थी लेकिन इसने अपील नहीं की। क्लाउज़ बी, बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम व्हिच नो अपील इज़ अलाउड। ठीक है, किसी ऐसे डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट अपने आप को एग्रीव्ड समझ रही है जहाँ पर अपील अलाउ ही नहीं थी। क्लाउज़ सी, बाय अ डिसीजन और रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल काउज़ेज़। स्मॉल काउट को कोई मैटर रेफ़र किया गया और उस पर उसने जो डिसीजन दिया है, तो वो उस डिसीजन के नतीजे में खुद को एग्रीव्ड समझ रही है। And who from the discovery of a new and important matter evidence which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, और उसे कोई न्यू और इम्पोर्टेंट मटेरियल फैक्ट एविडेंस डिस्कवर हुए हैं जो कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसके अगेंस्ट ये जो ऑर्डर और डिक्री पास हुई जिसके अगेंस्ट वो रिव्यू करके दरख्वास्त देना चाहती है, उस टाइम पे अपनी ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज करने के बावजूद भी ना तो इसको ये डिस्कवरेबल थे और ना ही इसकी नॉलेज में थे। मतलब फिर उसके बाद है और नंबर वन, यानी कि तो नंबर वन और नंबर टू, और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। और या फिर ऐसा लगता है कि भई ये जो जजमेंट आई है ना, ये ऑर्डर डिक्री जो आई है जिसके अगेंस्ट वो रिव्यू की दरख्वास्त देना चाहता है, इसमें किसी अपीयरेंटली तौर पे प्राइमा फेशियल शो हो रहा है कोई मिस्टेक और एरर है, जिससे पता चल रहा है कि ये अनजस्ट जजमेंट है, अनजस्ट ऑर्डर और डिक्री है, यानी कि मिस्टेक और एरर रिकॉर्ड पे ही वो फेस से ही पता चल रहा है उसके। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के पता चल जाता है कि ये कहाँ ठीक नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर कोई खाना बना रहा हो और उसने क्या है, उसने स्टफ़ ही नहीं ओपन किया और आप उसको देख लो और वो कह रहा हो कि मैं तो खाना बना रहा हूँ, मैं तो खाना बना रहा हूँ। तो वो आप उसे कहो कि अच्छा ठीक है। कहाँ फिर एकदम आपकी नज़र पड़े, फिर आप उसे उसका आपको देख के पता चल जाता है, वो तो उसको तो व वहम हो गया है कि वो बना रहा है। लेकिन आपकी नज़र पड़ गई है कि यहाँ पर स्टफ़ तो ओपन ही नहीं है, तो खाना ये कहाँ से बना रहा होगा? तो वहाँ से वो अपैरेंटली से ही पता चल जाता है कि भई स्टार्ट से पता चल रहा है कि किस तरह ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टफ़ ओपन ही नहीं है, तो खाना किस तरह बन सकता है? तो इसी तरह है कि अगर फेस से केस की जजमेंट से ही पता चल रहा है, रिकॉर्ड से ही पता चल रहा है कि ये इसमें झोल है, ये जजमेंट ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं आई। अगर तो वो ये कह देता है कि अपैरेंटली प्राइमा फेशियल पता चल रहा है कि ये मिस्टेक है, एरर है, ये जो जिसके अगेंस्ट मैं रिव्यू की दरख्वास्त देना चाहता हूँ ना, जिस ऑर्डर डिक्री जजमेंट में साफ नज़र आ रहा है कि भई ये गलत है, ये गलत जजमेंट है, ये सही नहीं है। नंबर 3, और फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, या कोई आपके पास और इनके अलावा कोई और सफिशिएंट रीज़न है, डिज़ायर टू ऑब्टेन अ रिव्यू ऑफ अ डिक्री पास और ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम, और इन सारे ग्राउंड की बेस पर उसकी डिज़ायर है कि जो डिक्री और ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास हुई है ना, उसके अगेंस्ट वो रिव्यू लेना चाहता है, तो वो अप्लाई यानी दरख्वास्त देगा इस जजमेंट की रिव्यू की उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने ये डिक्री और ऑर्डर पास किया था। सो रिव्यू की दरख्वास्त हमेशा बेसिकली उसी कोर्ट के अंदर होती है जिस कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपने आप को एग्रीव्ड समझते हो, क्योंकि ये मतलब इसका नाम क्या है, रिव्यू, एक दफ़ा दोबारा से नज़रसानी करना।
जैसे हम लोग एग्ज़ाम में पेपर देने के बाद एक दफ़ा रीचेक नहीं करते, हम रिव्यू ही कर रहे होते हैं कि मैंने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया। तो इसी तरह कोर्ट भी अपने डिसीजन को किसी एग्रीव पार्टी की दरख्वास्त के ऊपर एक दफ़ा दोबारा रीचेक रिव्यू करती है कि क्या मुझसे गलत डिसीजन तो नहीं दे हो गया? क्या वाक़ई ही एग्रीव पार्टी का एलिगेशन ठीक तो नहीं है? क्या वाक़ई ही अनजस्टिस हो गया है? सो ये होता है रिव्यू, और किन ग्राउंड पे हो रहा है और कब आप रिव्यू की दरख्वास्त देते हो। सिनेरियो सब रूल 1 में थे। सब रूल 2 कहता है अ पार्टी हु इज़ नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी ने, अब आप देखो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप उन 2 में से कोई आपको कहता है ना कि 2 ऑप्शन है, एक को चूज़ करो, तो उसके पास भी अपील का भी ऑप्शन था, रिव्यू का भी ऑप्शन था, एग्रीव्ड का। वो कह रहे हैं कि उसने अपील नहीं की उस ऑर्डर डिक्री के बजाय, तो फिर इस सिचुएशन में उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू कर सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी, बावजूद इसके कि उसी मैटर के हवाले से किसी दूसरी पार्टी ने अपील की हुई है, लेकिन इसने तो अपील नहीं ना की। जब इसने अपील नहीं की और किसी दूसरे ने की है, तो ये रिव्यू कर सकता है, इसके पास ये राइट है। एक्सेप्ट, अब कुछ एक्सेप्शन बता दी गई हैं कि जब ये अपील होते हुए, कि जब अपील कर दी गई है तो अब ये रिव्यू नहीं दे सकता। सो कह रहे हैं वेयर द ग्राउंड ऑफ सच अपील इज कॉमन टू द एप्लीकेंट एंड द पेरेंट। सो सिनेरियो ये है, पहली एक्सेप्शन ये है कि जो इसकी रिव्यू की दरख्वास्त है उस एप्लीकेशन में भी वही सेम ग्राउंड मेंशन किए गए हैं जो कि किसी बंदे ने अपील की है, तो उस अपेरेंट की भी दरख्वास्त के अंदर वही ग्राउंड मेंशन हुए हैं। अब कोर्ट पागल तो नहीं है कि वो सेम ग्राउंड को अलग-अलग जगह पे सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम सूट है और वो सेम ग्राउंड है और वो उनका उसका अलग सुने, उसका अलग सुने। इस तरह सिर्फ़ वालिदैन ही करते हैं कि वो 2 बच्चों को अलग-अलग करके सुन लें। कोर्ट इतनी वो नहीं है कि वो इस तरह एक ही मैटर के ऊपर 2-2 दफ़ा टाइम लगाए और 2-2 दफ़ा पार्टीज़ के भी पैसे लगें, तो वो नहीं इस तरह करती। तो वो इस तरह की सिनेरियो अगर हो जाए कि जो एप्लीकेंट और अपेलेंट के सेम ग्राउंड हैं, उसकी रिव्यू की दरख्वास्त के भी और मेमोरेंडम ऑफ अपील के भी, तो फिर इस सिचुएशन में आप अपील के होते हुए रिव्यू नहीं कर सकते ना। और दूसरा है कि और व्हेन बीइंग रिस्पोंडेंट ही कैन प्रेज़ेंट टू द एपेलेट कोर्ट द केस ऑन व्हिच ही अप्लाई फॉर द रिव्यू, और व्हेन बीइंग रिस्पोंडेड ही कैन प्रेजेंट टू दैट। और इसके अलावा कह रहे हैं कि ऐसा रिस्पोंडेंट ये कर सकता था जिन ग्राउंड पे रिव्यू की दरख्वास्त दे रहा है, उसी मैटर में वो एपेलेट कोर्ट में अपील कर सकता था। तो अब इस सिनेरियो के अंदर भी वो कह रहे हैं कि ये रिव्यू नहीं कर सकता अपील के होते हुए। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम रूल 2 की तरफ चलते हैं। सो रूल 2 कहता है टू होम एप्लीकेशन फॉर रिव्यू में बी मेड, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिस और कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपने आप को एग्रीव्ड समझते हो, आप लोगों ने इसी सेम कोर्ट के अंदर ही रिव्यू की दरख्वास्त देनी है कि आप काइंडली मुअज़्ज़ज़ अदालत अपने एक दफ़ा फ़ैसले को दोबारा नज़रसानी करें, रिव्यू करें। तो दरख्वास्त तो आपने रिव्यू की वहीं देनी होती है। सो ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी जो रूल में बताया है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट अपॉन सम ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना जिस डिक्री और ऑर्डर, कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू की दरख्वास्त देनी है, तो वो आपने हाई कोर्ट में तो नहीं दे सकते, यानी रिव्यू की दरख्वास्त हाई कोर्ट में नहीं दी जा सकती। वो आप सो ये बेसिकली ये कह रहे हैं, उससे सॉरी ज़रा गलत एक्सप्लेन हो गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब किसी ऑर्डर और डिक्री है जो कि किसी और कोर्ट की है, जो कि हाई कोर्ट नहीं है, तो उस कोर्ट की डिक्री के और ऑर्डर की अगेंस्ट आपने रिव्यू की दरख्वास्त देनी है, जो कि हाई कोर्ट या हाई कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर नहीं। मतलब ये रूल 2 में बेसिकली हमें जो बता रहे हैं, जो ये रूल है ना, ये हाई कोर्ट को छोड़ के हाई कोर्ट की ऑर्डर और डिक्री के हवाले से नहीं है, ये दूसरे कोर्ट की ऑर्डर डिक्री के हवाले से, कि जब आप लोगों ने किसी कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू की दरख्वास्त देनी है, और वो कोर्ट जिसकी डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिव्यू की दरख्वास्त दे रहे हो वो हाई कोर्ट नहीं है, तो अपॉन सम ग्राउंड, वो आप लोगों ने किन ग्राउंड पर देनी है, उसमें बताया जा रहा है कि ये ग्राउंड जो इधर मेंशन किए जा रहे हैं ना, उन उन ग्राउंड पे की दरख्वास्त नहीं देनी। इसके अलावा जो नहीं यहाँ पर मेंशन, उन पर आप रेज़ कर सकते हैं। किन ग्राउंड पर वो कह रहे हैं आप नहीं यही रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते, अदर देन द डिस्कवरी ऑफ सच न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस एज़ एंड रेफर्ड इन रूल 1। सो नंबर 1 ये है कि अगर आपका ये ग्राउंड है कि भई मुझे कोई नया फैक्ट, नया मटेरियल एविडेंस रूल 1 के तहत डिस्कवर हुआ है, इस ग्राउंड पे आप रिव्यू की दरख्वास्त नहीं दे सकते। नंबर 2, और द एक्जिस्टेंस ऑफ अ क्लेरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक और
नंबर 2 ये है कि अगर आप कहते हो कि कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है। क्लेरिकल मतलब कोई ह्यूमन एरर, अरिथमेटिकल मैथमेटिकल मिस्टेक है। इस ग्राउंड पे भी आप रिव्यू की दरख्वास्त नहीं दे सकते। नंबर 3 एरर अपीयर्ड ऑन द फेस ऑफ अ डिक्री, यानी डिक्री के बज़ाहिर प्राइमा फेशियाई लग रहा है कि गलत डिक्री पास हुई है ना। इस ग्राउंड पे वो कह रहे हैं कि आप रिव्यू की दरख्वास्त नहीं दे सकते। मतलब आपने जब किसी कोर्ट की ऑर्डर डिक्री के अगेंस्ट रिव्यू की दरख्वास्त देनी है, तो आप ये जो 3 ग्राउंड है, इन पर तो आप ये रिव्यू की दरख्वास्त नहीं दे सकते। shall be made only to the judge who passed the decree or made the order sought to be reviewed, और ये दरख्वास्त दी जाएगी जस्ट उसी जज के सामने आपने दरख्वास्त देनी है जिसने वो ऑर्डर और डिक्री पास किया था, जिसके अगेंस्ट सॉर्ट मतलब जो आपकी डिमांड है कि इसको रिव्यू किया जाए, मतलब उसी सेम कोर्ट के अंदर ही आपने रिव्यू की दरख्वास्त देनी है जिस कोर्ट की जजमेंट और डिक्री के अगेंस्ट ऑर्डर और के अगेंस्ट आप रिव्यू करवाना चाहते हो, जिसने पास किया था। बट एनी सच एप्लीकेशन में इफ द जज हु पास the decree or made the order has order notice to issue under rule 4 sub rule 2 proviso a be disposed of by his successor, लेकिन अगर इसी जज ने इसी ऑर्डर और डिक्री के मुतल्लिका नोटिस पास कर दिया है इसी ऑर्डर के रूल 4 के सब रूल 2 के प्रोवाइजो ए के तहत, तो अब इस एप्लीकेशन को मतलब इस रिव्यू की दरख्वास्त को आप किसी इसके सक्सेसर को भी दे सकते हैं और उसे डिस्पोज कर सकता है। Rule 3 form of application for review, the provision as to the form of preferring appeal shall apply modernist to application for review, मतलब जब आपने रिव्यू की दरख्वास्त देनी है तो उस रिव्यू की दरख्वास्त देते हुए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे जो कि एक अपील को सबमिट करते हुए किए जाते हैं स्लाइड चेंजेस। Rule 4 application where rejected sub rule 1 where it appear to the court that there is no sufficient ground for review it shall reject the application, जब कोर्ट को लगता है कि कोई sufficient ground है ही नहीं रिव्यू के बनते तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। सब रूल टू एप्लीकेशन व्हेन ग्रांटेड, यानी एप्लीकेशन कब एडमिट की जाएगी, वेयर द कोर्ट इज ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड इट शैल ग्रांट द सेम, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू को आपको अवॉर्ड कर देना चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। प्रोवाइडेड दैट क्लाउज ए एंड क्लाउज बी, क्लाउज ए नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी, ठीक है। जिस पार्टी के अगेंस्ट आपको ज़ाहिर रिव्यू चाहिए उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, वही फेयर ट्रायल फिनोमिना और वही ऑडियो अल्ट्रम पार्टम रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो वो कह रहे हैं कि जी दरख्वास्त आपकी तब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब तक इसका नोटिस जो है वो अपोजिट पार्टी को नहीं दिया जाता। क्यों इसको नोटिस दिया जाता है? टू एनेबल हिम टू अपेयर एंड बी हियर इन सपोर्ट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अ रिव्यू व्हिच इज अप्लाइड फॉर, ठीक है। जाके ये आगे जो डिक्री और ऑर्डर इसके फेवर में ज़ाहिर सी बात है पास हुआ है और वो दूसरी पार्टी ग्रीव्ड है, इसलिए वो कह रही है कि रिव्यू किया जाए, तो वो कह रहे हैं कि उसको नोटिस देते हैं जिसके फेवर में हुआ है ना, कि वो आके फिर इसे डिफेंड करे और जिसके लिए रिव्यू की दरख्वास्त दी जा रही है। Clause B. No such application shall be granted on the ground of a discovery of a new matter or evidence which the applicant alleged was not within his knowledge or could not be deduced by him when the decree order was passed or made। वो कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये हर किस इस ग्राउंड पे तो नहीं आपकी एडमिट की जाएगी कि भई आपको कोई नया फैक्ट, नया एविडेंस अब आपको डिस्कवर हुआ है और आपका दावा है एप्लीकेंट का कि भई उस टाइम जिस टाइम ये डिक्री मेरे पास अगेंस्ट पास हुई उस टाइम ये मेरी नॉलेज में नहीं था, ना ही मैं इसे प्रोवाइड कर सकता था। इस ग्राउंड पे तो हरगिज़ आपकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी। ये तब हो सकती है विदाउट स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ सच एलिगेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट को साबित कर दो ठोस सबूतों के साथ कि भई ऐसा वाक़ई है, मेरी नॉलेज में नहीं थे, मुझे नहीं पता था और मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकता था उस फैक्ट जिस टाइम ये ऑर्डर डिक्री मेरे अगेंस्ट पास हुई और ये मटीरियल एविडेंस है। अगर आप ये ठोस सबूतों से कोर्ट को साबित करते हो तब वो इन ग्राउंड पर आपकी रिव्यू की दरख्वास्त को एडमिट कर लेगी, अदरवाइज़ नो। फिर रूल 5 एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस, यानी आप रिव्यू की दरख्वास्त देते हो किसी ऐसे कोर्ट में जो कि एक जज पर मुश्तमिल नहीं बल्कि बेंच ऑफ जज पर मुश्तमिल है, वहाँ पर एक से ज़्यादा जज हैं। यहाँ पर बेसिकली आप ये पढ़ोगे कि पहले तो हमें इतना तो पता है ना, जनरल रूल के रिव्यू की दरख्वास्त हमेशा उसी कोर्ट के अंदर की जाएगी जिस कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट आपने रिव्यू की जिसके अगेंस्ट आप रिव्यू की दरख्वास्त दे रहे हो। मतलब एक दफ़ा जिस कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास की और आप उससे अपने आप को ग्रीव समझते हो और आप चाहते हो कि नहीं इस पर इसको रिव्यू किया जाए, तो आपने सेम उसी कोर्ट में ही दोबारा जाना है, किसी और फोरम में नहीं जाना। रिव्यू हमेशा सेम फोरम पे होती है। तो यहाँ पर रूल 5 में आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पर ना सिर्फ सेम फोरम, सेम कोर्ट बल्कि सेम पैनल ऑफ जजेस भी होता है। और वो सेम पैनल ऑफ जजेस ना होने की सिर्फ 2 वजूहात हैं कि जब आपको वही सेम पैनल ऑफ जजेस नहीं मिलता रिव्यू को सुनने के लिए, मतलब जिन्होंने पहले फैसला किया था ना और जिसे आप एग्रीव समझते हो, अब भी वही लोग आपका फैसला दोबारा सुनेंगे रिव्यू में, ये जनरल रूल है। सिर्फ 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से पैनल ऑफ जजेस बदल जाता है। वो क्या है? वो रूल 5 में बताया गया है। वो कैन वेयर द जज और द जजेस
और एनी वन ऑफ द जजेस हु पास द डिग्री और मेड द ऑर्डर अ रिव्यू व्हिच इज़ अप्लाइड फॉर। कहने अगर जज या एक से ज़्यादा जजेस हैं, एक से ज़्यादा जजेस ने कोई डिग्री और ऑर्डर पास किया है जिसके अगेंस्ट अब रिव्यू की दरख्वास्त दी गई है, कंटिन्यू अटैच टू द कोर्ट एट द टाइम व्हेन द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज़ प्रेजेंटेड। और जिस टाइम ऑफिस रिव्यू की दरख्वास्त दी गई है उस टाइम भी वो इसी कोर्ट के अंदर मौजूद है। कंटिन्यू टू अटैच द कोर्ट मतलब उस टाइम भी वो उसी कोर्ट का हिस्सा है। एंड इज़ नॉट आर नॉट प्रिक्लूडेड बाय एब्सेंस और अदर कॉज for a period of 6 months next after the application for considering the decree or order to which the application refer। और कहते हैं ना ही एब्सेंस यानी गैर मौजूद की वजह से या कोई दूसरा कॉज, जैसे कि ये जिस दिन से दरख्वास्त दी गई है उस दरख्वास्त के देने के बाद 6 महीने एक्सपायर हो गए हैं, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं हुआ। मतलब कि ये कि अगर आपने जिस कोर्ट में रिव्यू की दरख्वास्त दी उस टाइम जिस जजेस ने उस टाइम वो पहले फैसला दिया था और आप उसे ग्रीव समझते थे और आपने दोबारा उस कोर्ट में दरख्वास्त दी उस टाइम भी वही पैनल ऑफ जजेस मौजूद हैं, तो जनरल रूल यही कहता है कि वही आपकी इस रिव्यू की पिटीशन को सुनेंगे। लेकिन सुनेंगे अगर तो दरख्वास्त आपने दी है और उस टाइम वो मौजूद हैं, एब्सेंट नहीं है उस कोर्ट से। दूसरा ये कि दरख्वास्त देने के बाद अभी 6 महीने तक वो उसी कोर्ट के अंदर ही हैं, ऐसा जज। वो कब नहीं सुन सकते? जब आपने दरख्वास्त दी और उस टाइम वो मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दरख्वास्त देने के बाद उसकी सुनने के टाइम तक 6 महीने एक्सपायर हो गए हैं, तो अब वो नहीं सुन सकते। सच जज और एनी ऑफ देम शैल हियर द एप्लीकेशन एनीवे सुनेंगे जनरल रूल एंड नो अदर जज और इनकी मौजूदगी के अंदर कोई और दूसरा जज नहीं सुन सकता। रूल 6 एप्लीकेशन। अगर रूल 5 को मैं दोबारा से आपके साथ समराइज़ करूँ तो रूल 5 बेसिकली ये कहता है कि जब एक कोर्ट के जो जज हैं या एक हैं या एक से ज़्यादा, उन्होंने कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया, आप उसके अगेंस्ट अपने आप को एग्रीड समझते हो, आप कहते हो कि मैं इसे रिव्यू करवाना चाहता हूँ। आप रिव्यू की दरख्वास्त उसी सेम कोर्ट के अंदर दोगे क्योंकि रिव्यू होता ही सेम फोरम में है। आपने रिव्यू की दरख्वास्त दे दी, अब जिन जजेस ने पहले आपके अगेंस्ट ऑर्डर डिक्री पास किया था जिससे आप अपने आप को एग्रीड समझते हो, वो जज वहाँ पर मौजूद हैं। और अब आपने जब ये रिव्यू की दरख्वास्त दी, अभी उस रिव्यू की दरख्वास्त देने के बाद वो मौजूद भी हैं नहीं, एब्सेंट भी नहीं है और 6 महीने का टाइम पीरियड भी आपकी दरख्वास्त देने के बाद अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो ही है। तो फिर उनकी मौजूदगी में अगर कोई और जज मौजूद भी है उस कोर्ट में, वो आपकी इस रिव्यू की पिटीशन को सुन ही नहीं सकता, ये जनरल लॉ कहता है। अब ये जज सिर्फ 2 सिनेरियो में आपकी इस रिव्यू की पिटीशन को नहीं सुन सकते कि अगर आपने दरख्वास्त दी और वो उस टाइम मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी दरख्वास्त देने के बाद सुनने के टाइम पीरियड में 6 महीने एक्सपायर हो गए, यानी दरख्वास्त के बाद 6 महीने एक्सपायर हो गए। 6 महीने एक्सपायर होने के बाद अब उनके बजाय कोई और जज सुनेगा, वो नहीं सुन सकते रिव्यू की पिटीशन। नेक्स्ट है रूल 6 एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। Rule 1 where the application for a review is heard by more than one judge and the court is equally divided, the application shall be rejected। वगैरह जब आपकी रिव्यू की दरख्वास्त जो है वो एक से ज़्यादा जज सुनते हैं और वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, मतलब इवन नंबर में डिवाइड हुए हैं, ऑड नंबर में नहीं, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। मतलब आपका जो रिव्यू की पिटीशन है वो 6 जजेस सुन रहे हैं, 3 आप एग्री कर रहे हैं, 3 डिसएग्री कर रहे हैं, 3 कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन एडमिट कर दी जाए, 3 कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाए। तो अब ये इक्वली डिवाइडेड है, 6 का हाफ 3 है, 3 है दो साइड पे, तो अब इस सिचुएशन में समझा जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो गई। सब रूल 2 वेयर देयर इज अ मेजॉरिटी दैट डिसीजन शैल बी अकॉर्डिंग टू ओपिनियन मेजॉरिटी। वही मेजॉरिटी अथॉरिटी रूल, मेजॉरिटी अथॉरिटी वाला रूल है कि अगर तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो हैं तो डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होगा उस पर बेस करेगा। रूल 7 ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर ग्रांट एप्लीकेशन। सो इस रूल के भी 2 पार्ट हैं कि अगर तो आपकी रिव्यू की दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो वो जो ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन है वो नॉट अपीलेबल है, और अगर तो एडमिट हो जाती है तो ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर यानी उस ऑर्डर वो अपीलेबल है, उस ऑर्डर पर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सब रूल 1 एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल नॉट बी अपीलेबल। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने आपकी रिव्यू की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑर्डर नॉट अपीलेबल है, उसके अगेंस्ट आपको अपील का राइट नहीं है। बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन में बी ऑब्जेक्टेड टू ऑन द ग्राउंड दैट द एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन अगर आपकी रिव्यू की दरख्वास्त एडमिट हो जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है किन ग्राउंड पे कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ना क्लाउज ये रूल 2 की वायलेशन करती है। आप ये कह दो कि जो एप्लीकेशन थी जो कि एडमिट हुई है ये रूल 2 की वायलेशन है, ये रूल 4 की वायलेशन है। रूल 2 और 4 में बेसिकली यही बताया गया है कि आपने ये ग्राउंड मेंशन कर दिए हैं अपनी अपील में कि भाई ये फैक्ट उस टाइम मेरी नॉलेज में नहीं था, मैं अपनी ड्यू डिलिजेंस के भी से डिस्कवर नहीं कर सकता था, कोई सफिशिएंट काउज है, और या फिर नोटिस नहीं दिया जाता दूसरी पार्टी को कि ये रिव्यू की दरख्वास्त दी जाती है। तो अगर इस तरह की वायलेशन हुई है तो अब इस सिचुएशन के अंदर इन इन ग्राउंड के ऊपर आप इस दरख्वास्त की रिव्यू की जो एक्सेप्ट होती है इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो। नंबर क्लाउज सी दैट आफ्टर अगर तो है जो टाइम पीरियड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड थी इस रिव्यू की दरख्वास्त करने को, अगर आप ये ऑब्जेक्शन करते हो कि भाई उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद आई है और बगैर सफिशिएंट काउज के ये दरख्वास्त एडमिट हुई है,
मतलब कोई सफिशिएंट काउज़ था ही नहीं बनता इस एप्लीकेशन को एडमिट करने का। इन ग्राउंड पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। सच ऑब्जेक्शन मे बी टेकन एट वंस बाय एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन। सच ऑब्जेक्शन मे बी टेकन एट वंस बाय एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन, मतलब जब ये एप्लीकेशन आपकी एडमिट हो गई और जिस ऑर्डर के तहत ये एडमिट हुई, आप या तो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। आपका एक तो ये ऑप्शन है इसके अगेंस्ट अपील करने के लिए। दूसरा ये है कि ऑन एनी अपील फ्रॉम द फाइनल डिक्री ऑर्डर पर सूट के अंदर जो फाइनल डिक्री और ऑर्डर पास होता है, फाइनल ऑर्डर पास होता है, या तो फिर आप उस टाइम अपील कर सकते हो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट। ये आपके ऊपर ऑप्शन है। रूल 2, सब रूल 2, वेयर द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड इन कंसीक्वेंस ऑफ अ फेलियर ऑफ द एप्लीकेंट टू अपीयर। ठीक है, अगर तो ये दरख्वास्त उसकी रिजेक्ट होती है रिव्यू की एप्लीकेंट की इस वजूहात से क्योंकि वो खुद ही नहीं आता, तो इस सिचुएशन में वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को कि भाई कोर्ट उसकी जो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है ना उसको दोबारा रिस्टोर कर दे। और अगर ये साबित कर देता है कोर्ट को कि भाई सफिशेंटरी काउस है मेरे पास जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, तो इसकी एप्लीकेशन को जो है वो दोबारा से जिस दिन सुनवाई थी वो कहता है मैं नहीं आ सका सफिशिएंट काउंस है, कोर्ट जो है फिर ऑर्डर दे सकती है कि इसकी एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टोर करने का ऑर्डर दे सकती है उन टर्म्स और कॉस्ट पे जो उसे बेहतर लगती है, और फिर इसकी हियरिंग के लिए डिसाइड कर देगी। और ये जो ऑर्डर है ना सब रूल 2 के तहत, यानी जब कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टोर कर रही है तो वो ऑर्डर तब तक नहीं पास किया जा सकता जब तक जो एप्लीकेशन का नोटिस जो है वो दूसरी पार्टी को भी नहीं दे दिया जाता। नेक्स्ट जो है इसमें रूल 8 कहता है रजिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ग्रांटेड एंड ऑर्डर फॉर री-हियरिंग। रजिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ग्रांटेड एंड ऑर्डर फॉर री-हियरिंग व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज़ ग्रांटेड। ठीक है, जब आपकी रिव्यू की दरख्वास्त एडमिट हो गई है तो इसका जो ये फैक्ट है कि ये एडमिट हो गई, नोट जो है वो रजिस्टर में मेंशन कर लिया जाएगा। कोर्ट जो है फिर उसके ऊपर है कि या तो वो एक ही दफ़ा सुन ले और या फिर कोई फर्दर ऑर्डर पास कर दे इसकी री-हियरिंग के हवाले से। नेक्स्ट है रूल 9, बार ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन। दो सब रूल है। सब रूल 1 कहता है, अब बेसिकली अगर इसका रूल 9 का एक क्रस्ट है, सिंपल लाइन में बताऊँ ना तो ये बता रहे हैं कि आपको जो है वो एक ऑर्डर और डिक्री के अगेंस्ट सिर्फ सिंगल टाइम आप रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हो, डबल टाइम आपको रिव्यू की दरख्वास्त देना अलाउ नहीं है। सो कह रहे हैं नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू और अ डिक्री और ऑर्डर पास। नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड on an application for a review or a decree or order passed or made on a review shall be entertained। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर और डिक्री पास हुआ था उस पर आपने कोई रिव्यू की एप्लीकेशन दी और उस रिव्यू की एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर पास हो जाता है, देन उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप दोबारा रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, वो नॉट एंटरटेनेबल है। सब रूल 2 कहता है नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट प्रोनाउंस, यानी इस ऑर्डर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि अप्लाई होगी उन जजमेंट पर, उन ऑर्डर पर जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और ऑर्डर है उस पर जब आपने रिव्यू करना है, उस पर जो प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा वो ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी के तहत वो प्रोसीजर फ़ॉलो नहीं किया जाता। ऑर्डर 47 सीपीसी की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती उन जजमेंट और ऑर्डर पर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। ये एक तरह से देखा जाए तो 9 रूल 9 सब रूल 2 जो है वो इसकी सेविंग कह सकते हैं आप ऑर्डर 47 की। और अभी यहाँ पर मैं इसको समराइज़ कर दूँ, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि इसमें किसी पॉइंट में ना पंजाब अमेंडमेंट ऐड है किसी इसके रूल में। हाँ, रूल 4 है, उसमें एक सब रूल 3 ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू पंजाब अमेंडमेंट, उसको पढ़ते हैं फिर समराइज़ करते हैं फिर इसे डिस्क्लोज़ करते हैं। सो ऑर्डर 47 के रूल 4 में सब रूल 2 के बाद फॉलोइंग सब रूल 3 ऐड हुआ है अंडर पंजाब अमेंडमेंट शैल बी एडेड वगैरह सब रूल 3। नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी इंटरटेन अनलेस द पर्सन सीकिंग रिव्यू फर्निश। सिंपल ये बता रहे हैं कि रिव्यू की दरख्वास्त ना इंटरटेनेबल है ही नहीं तब तक जब तक जिस पर्सन को रिव्यू चाहिए ना वो एक कैश सिक्योरिटी मैक्सिमम जो है वो 5,000 की जमा नहीं करवा देता, और ये सिक्योरिटी जो है वो जब्त कर ली जाती है अगर तो इसकी रिव्यू पिटीशन जो है वो फर्स्ट स्टेज पर ही बगैर दूसरी पार्टी को नोटिस दिए बगैर ही इनिशियल स्टेज पे डिसमिस हो जाती है, यानी फर्स्ट हेयरिंग पे ही ये रिव्यू की दरख्वास्त डिसमिस हो गई तो उस टाइम जो इसने सिक्योरिटी जमा की है उसके साथ ये ट्रीटमेंट किया जाएगा कि उसे जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर तो ये जो अमाउंट इसने डिपॉजिट किया है ना सिक्योरिटी के तौर पर ये अपोजिट पार्टी को पे कर दिया जाएगा अगर ये रिव्यू पिटीशन इसकी डिसमिस होती है कंटेस्ट करने के बाद, मतलब दूसरी पार्टी को नोटिस दिया उसने आगे डिफेंड किया कुछ आर्गूमेंट वगैरह हुए उसके बाद अगर ये रिजेक्ट होती है तब यही सिक्योरिटी अपोजिट पार्टी को एज अ सिक्योरिटी दी जाएगी।
ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी बताई जा रही है कि जो प्रोविज़न है इस रूल की वो अप्लाई नहीं होती किसी ऐसे एप्लीकेंट पे जो कि रिव्यू की दरख्वास्त चाहता है, ऐसा पर्सन है और जैसे कोर्ट मतलब जो रिव्यू की दरख्वास्त दे रहा है जैसे कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बाकायदा पॉपर या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस पर्सन पर ये इस रूल की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती। मतलब अगर कोई पर्सन पॉपर है, उसका पहली स्टेज पे सूट डिसमिस हो जाता है, कंटेस्ट होने के बाद हो रहा है, तो उसने जो सिक्योरिटी जमा की है ना वो फ़ॉरफिटेड होगी, ना ही वो उसको दी जाएगी रिस्पोंडेंट को। क्योंकि वो तो पॉपर है। अब पॉपर बेसिकली क्या होता है? पॉपर बेसिकली क्या होता है ये बताया गया है ऑर्डर 33 के रूल 1 की एक्सप्लेनेशन में। और पॉपर के हवाले से 2 सिनेरियो है। नंबर 1 सिनेरियो है कि अगर तो कोर्ट फी स्पेसिफाइड हुई हो किसी केस में कि इतनी कोर्ट फी पे करनी है, लेकिन उसके इतने सफिशिएंट सोर्सेज़ ना हो कि वो उस कोर्ट फी को पे कर सकता हो, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इस पर्सन को हम लोग पॉपर कहते हैं। और सेकंडली वो पर्सन जब कोई कोर्ट फ़ी स्पेसिफाइड नहीं हो किसी मैटर के हवाले से कितनी कोर्ट फ़ी पे करनी है, लेकिन फिर भी उस पर्सन के पास जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट है उसको छोड़ के कोई प्रॉपर्टी ₹1000 की मालियत तक भी ना हो, तो ऐसे पर्सन को लॉ में पॉपर कहते हैं। सो अब आपका ये ऑर्डर 47 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसे समराइज़ करते हैं। तो समरी इसकी बेसिकली ये है कि 3 सिनेरियो अगर हों। नंबर 1 तो ये है कि अगर कोई कोर्ट ने डिक्री और ऑर्डर पास की और उस डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट एक पार्टी खुद को एग्रीड समझती है। नंबर 2 या कोर्ट ने कोई डिक्री और ऑर्डर पास की और उसके अगेंस्ट कोई नंबर 1 ये सिनेरियो है कि अगर कोर्ट ने कोई डिक्री और ऑर्डर पास की और उसके अगेंस्ट अपील हो सकती थी, लेकिन इसने अपील नहीं की और वो एक पर्सन अपने आप को इस ऑर्डर और डिक्री के की वजह से एग्रीव समझ रहा है। मतलब उसे लगता है कि ये सही नहीं जा पास हुई। दूसरा ये है कि अगर कोई को डिक्री और ऑर्डर पास होती है और उसके अंदर कोई अपील का राइट अवेलेबल नहीं है और कोई पार्टी अपने आप को एग्रीव समझती है इस डिक्री और ऑर्डर के नतीजे में। और नंबर 3 सिनेरियो ये है कि स्मॉल काउज़ेज़ कोर्ट को कोई मैटर रेफ़र किया और उसके ऊपर कोई डिसीज़न आता है और उस डिसीज़न के नतीजे में कोई अपने आप को एग्रीड पार्टी समझती है, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, वो रिव्यू की दरख्वास्त दे सकती है इसी डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट जिसमें वो अपने आप को एग्रीड समझती है, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने ये डिक्री और ऑर्डर पास किया। और अब ये जो पेटिशन इसने सबमिट करवानी है, बिल्कुल उसी फॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इसने सबमिट करानी है, जो कि अपील के मुतल्लिक़ बताए गए हैं इस ऑर्डर के। और इस पेटिशन के अंदर उसने बेसिकली कुछ ग्राउंड्स मेंशन करने हैं, लाइक उसने ये सफिशिएंट काउज़ के ऊपर ये करना है। दूसरा उसने कहना है कि भई मैं अपनी ड्यू डिलिजेंस की वजह से ये फैक्ट डिस्कवर नहीं कर सका और ये मटीरियल एविडेंस मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सका। जिस टाइम ये फर्स्ट ऑर्डर डिक्री मेरे अगेंस्ट पास हुई, मेरे नॉलेज में ये थे ही नहीं। ये इस तरह के ग्राउंड्स उसने मेंशन करने हैं। अब जब ये इसको जब ये इसने रेज़ कर दिए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अब कोर्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर या तो इसे एडमिट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी, क्योंकि एप्लीकेशन पर 2 ही सिनेरियो होते हैं। अब कोर्ट अगर इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो रिजेक्ट करते हुए जब वो रिजेक्ट करेगी ना, या तो एक्सेप्ट कर लेगी, रिजेक्ट कर लेगी। अगर तो उसे कोई सफिशिएंट काउज़ नहीं नज़र आ रहे होंगे कि इसकी रिव्यू की एप्लीकेशन को एडमिट करूँ, तो वो रिजेक्ट कर देगी। जब उसने रिजेक्ट कर दिया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते। इसी तरह आप दोबारा कोई न्यू दरख्वास्त भी नहीं दे सकते, ये आप पर बार है। यानी दोबारा आप इसी ऑर्डर और डिक्री के अगेंस्ट के इसको रिव्यू किया जाए, एक दफ़ा आपने रिव्यू की दरख्वास्त दे दी, आप दोबारा दरख्वास्त भी नहीं दे सकते। और अगर कोर्ट एडमिट कर रही है, तो इस ग्राउंड पे तो वो हरगिज़ एडमिट नहीं करेगी कि इस टाइम आपके जो आप ग्राउंड मेंशन कर रहे हो कि भई उस टाइम मेरी नॉलेज में नहीं थी फैक्ट जिस टाइम डिक्री पास हुई और ये मटीरियल एविडेंस है, कि तब वो एडमिट करेगी जब आप उसे सॉलिड प्रूफ दोगे इन्हीं चीज़ों का। और फिर जब वो एडमिट करती है, तो फिर वो आपसे सिक्योरिटी डिमांड करती है। मैक्सिमम 5000 रुपए वो आपसे सिक्योरिटी डिमांड करती है आपकी इस एप्लीकेशन को एडमिट करने के टाइम। फिर जब उसने सिक्योरिटी वगैरह भी ले ली है, तो वो अपोज़िट पार्टी को नोटिस देती है, क्योंकि आप जो है रिव्यू करवाना चाह रहे हो और वो डिसीजन उसके फ़ेवर में आया हुआ है। अब आप रिव्यू करवाओगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ उसके फ़ेवर में ना रहे, तो वो उससे कहती है कि आप इसी स्टेज पे कोई सॉलिडरी एविडेंस दो कि क्यों मैं इसको रिव्यू की दरख्वास्त एडमिट ना करूँ। तो इसलिए वो उसे भी नोटिस दे देती है, दूसरी पार्टी को भी। अब जब ये दोनों पार्टीज़ आती हैं, तो अब जो इस अपील की इस रिव्यू की हियरिंग होगी, अब ये होती तो सेम कोर्ट में ही है और होगी भी उन्हीं सेम जजेस के सामने, जिन्होंने इसको पहली दफ़ा इस मैटर में मतलब ऑर्डर डिक्री पास किया था। सिर्फ़ 2 सिनेरियो में ये नहीं सेम जजेस नहीं सुनेंगे वही, जब वो कोर्ट में एब्सेंट हो उस टाइम पे, या फिर जिस टाइम आपने दरख्वास्त दी थी रिव्यू की और उस दरख्वास्त को देने के बाद जब सुनने का टाइम आया, तब 6 महीने एक्सपायर हो गए हैं। तब वो फिर सेम जजेस आपको नहीं मिलते, फिर कोई दूसरा जज करेगा। तो ये इसकी एक तो समरी थी। और बार आप और अगर कोर्ट ने अब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, तो वो उसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंशन करेगी इन रजिस्टर, और उसके ऊपर है या तो उसी टाइम वो उसे हेयर कर ले या कोई सब्सीक्वेंट डेट से डिसाइड कर ले हियरिंग के लिए। तो ये इसका
तो इसी के साथ में हमारा ऑर्डर 47 कंप्लीट हो गया।